भारत की मृदा, सॉइल्स ऑफ इंडिया। परिचय, इंट्रोडक्शन। भूपृष्ठ की ऊपरी सतह जिसका विकास यांत्रिक एवं रासायनिक अपक्षय, अपरदन एवं जलवायु के तत्वों, तापमान एवं जल के द्वारा होता है, मृदा कहलाती है। वस्तुतः प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूट फूट हो जाने से मिट्टी का निर्माण आरंभ होता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के निर्माण में प्राकृतिक धरातल की प्रकृति, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, समय, चट्टानों की स्थिति तथा जलवायु के तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी तत्व स्वतंत्र रूप से मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की चट्टानें तथा जलवायु, वनस्पतियां, जीव जंतु आदि की भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश के लिए उर्वर मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी देश की मिट्टी उर्वर होती है तो वहां की कृषि अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। एक और भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदान दोनों की मिट्टी जो उन्नतिशील कृषि को प्रोत्साहित करती है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र को कम गहरी एवं मोटे कणों वाली मिट्टी तथा राजस्थान के शुष्क प्रदेश की मिट्टी है, जो समृद्ध कृषि को आधार प्रदान करने में अक्षम है। यही कारण है कि यह प्रदेश कम घने बसे हुए हैं। मिट्टी संबंधी विशिष्टताओं में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण दोनों क्षेत्रों के विकास के स्तर में अंतर पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रदेश के विकास स्तर में मिट्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण में 5 प्रमुख कारकों का योगदान होता है। ये कारक हैं चट्टानें, स्थानीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्थिति तथा समय। इनमें से चट्टानें व जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। चट्टानें, रॉक्स। धरातल पर फैली चट्टानों के अपक्षरण से मिट्टी के निर्माण में सहायक मूल पदार्थों की प्राप्ति होती है। यदि चट्टानों से निर्मित मिट्टी स्थानीय रूप से मिलती है तो इसका रंग गहरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से अपनी मूल चट्टान की विशेषता रखती है। लाल लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और वनों की भूरी मिट्टियां इस प्रकार की मिट्टियों में प्रमुख हैं। दूसरी ओर यदि मिट्टियों का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है तो उस स्थिति में मूल चट्टान से मिट्टी का संबंध काफी कम रह जाता है। विशाल मैदानों में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, वह हिमालय की चट्टानों के नदियों द्वारा अपक्षरण से प्राप्त पदार्थों द्वारा निर्मित हुई हैं। इसलिए ये मिट्टियां महीन कण वाली, गहरी और उपजाऊ होती हैं। धरातलीय स्थिति, सर्कमस्टांस ऑफ सरफेस। मिट्टी के निर्माण में धरातलीय स्थिति का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान 3 होता है। धरातल के ढाल की भिन्नता उस क्षेत्र के जल प्रवाह की दशा और दिशा को तय करती है। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपरदन की मात्रा मुख्य रूप से उच्चावच एवं ढाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। इन विशेषताओं में भिन्नताओं के कारण भारतीय मिट्टियों के कई रूप प्राप्त होते हैं। समधरातल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की परत गहरी, विशाल मैदान तथा तटीय भागों की मिट्टियों की परत मोटी होती है तथा पठारीय व पर्वतीय स्थानों में धरातल पर निक्षेपण कम होने से मिट्टी की पतली परत पाई जाती है। जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु के तत्व मिट्टियों के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु के तत्वों के अंतर्गत वर्षा और तापमान मिट्टियों के प्रकार निर्धारित करने में अति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मिट्टी के निर्माण की स्थितियों को वर्षा की मात्रा एवं ऋतुवत वितरण बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं।
यदि किसी स्थान की जलवायु ठंडी या नम होती है तो वहां की मिट्टी में अधिक गहराई तक खनिज एवं रासायनिक पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टियों में घुले हुए पदार्थ बहकर बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि उनमें खनिज एवं रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। जलवायु विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के प्रकार को भी निर्धारित करती है, जिसका प्रभाव मिट्टी की विशेषता पर भी पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेबल। मिट्टियों के विभिन्न प्रकार के लिए प्राकृतिक वनस्पति भी अत्यधिक उत्तरदायी होती है। मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया और इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही प्रारंभ होता है। वृक्षों के सड़े हुए पत्ते मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं और साथ ही अत्यंत आवश्यक जीवांश तत्व प्रदान कर मिट्टी को समृद्ध भी करते हैं। इसलिए सघन वन वाले क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता काफी अधिक होती है। समय, टाइम। मिट्टी का विकास चरणबद्ध क्रम में होता है। मिट्टी शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। इस तरह मिट्टी के विकास में समय अति महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः समय के साथ मृदा का उपजाऊपन बढ़ता रहता है। भारतीय मिट्टियों की विशेषताएं। भारतीय मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1. अपनी रचना में भारतीय मिट्टियां अनेक देशों की मिट्टियों से भिन्न हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी और पुनर्तः परिपक्व हैं। भारत की अधिकांश मिट्टियां प्राचीन जलोढ़ हैं जो न केवल पैतृक चट्टानों के विखंडन से बनी हैं वरन उनके निर्माण में जलवायु संबंधी कारणों एवं जल परिवहन का भी हाथ रहा है। 2. पठारी एवं पहाड़ी भाग में मिट्टी का आवरण हल्का और फैला होता है जबकि मैदानी क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में ये गहरा और असंगठित होता है। प्रायः सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश, वनस्पति अंश और खनिज लवणों को कमी पाई जाती है। हालांकि फॉस्फेट तथा पोटाश की कमी सामान्यतः नहीं होती। 4. मिट्टियों के तापमान ऊंचे पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियों की तुलना में ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक होते हैं। इससे चट्टानों के टूटते ही रासायनिक विघटन शीघ्र ही आरंभ हो जाता है। 4. मिट्टियों के तापमान ऊंचे पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियों की तुलना में ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक होते हैं। इससे चट्टानों के टूटते ही रासायनिक विघटन शीघ्र ही आरंभ हो जाता है। भारतीय मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। विशाल भूक्षेत्र होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टियों का उचित वर्गीकरण करने के कई आधार हो सकते हैं। हालांकि किसी भी एक आधार पर किया गया वर्गीकरण पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। उदाहरणतः रसायन शास्त्री मिट्टियों का वर्गीकरण उनके रासायनिक तत्वों अथवा रासायनिक आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं। व्यवहारिक रूप से इसमें मिट्टियों की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता। वस्तुतः मिट्टी के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी उपजाऊ शक्ति है। इस आधार पर मिट्टियों को 4 वर्गों में रखा गया है। I अधिक उपजाऊ, E उपजाऊ, E कम उपजाऊ तथा IV अनुपजाऊ मिट्टी। इसी प्रकार कणों के आकार के आधार पर भी मिट्टियां का वर्गीकरण किया गया है। इनके नाम हैं I चिकनी मिट्टी, E दोमट मिट्टी, E बलुई मिट्टी तथा IV रेतीली मिट्टी। रंग के आधार पर काली, पीली, लाल तथा भूरी मिट्टियां को मान्यता प्राप्त है। कुछ मिट्टियां किसी विशेष फसल के लिए विख्यात होती हैं, अतः उन्हें उन फसलों के साथ जोड़ा जाता है।
जैसे दक्षिणी पठार की काली मिट्टी को कपास की मिट्टी तथा असम की पहाड़ियों की मिट्टी को चाय की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने भारतीय मिट्टियों का निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, वन तथा पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। लवण तथा क्षारीय मिट्टी, पीट तथा दलदल युक्त मिट्टी। इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। यद्यपि इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति के अंश की कमी होती है, फिर भी यह बड़ी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियां कई प्रकार के शैल चूर्ण बहा कर ले आती हैं, जिनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले हुए होते हैं। गंगा सतलुज का मैदान इसी मिट्टी का बना हुआ है, जिसकी गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई भागों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी असम घाटी, गुजरात तथा पश्चिमी तटीय मैदान में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टियां भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, जो भारत के क्षेत्रफल के लगभग 45.6% भाग पर वितरित है। इन मृदाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, खादर मृदा। यह मृदा वर्षाकाल में बार बार बाढ़ की चपेट में आती है, जिसके कारण नए जमाव होते रहते हैं। इसके कारण इस मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इसमें चूनेदार पदार्थों की कमी तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा विद्यमान रहती है। इस मृदा में लवणीय व क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में रेह, कल्लर नामों से जाना जाता है। 2, भांगा मृदा। ये बाढ़ के स्तर के ऊपर की मृदा है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। ये गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, चारा फसलों, फलों व सब्जियों की उपज हेतु उपयुक्त है। इसमें ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल व जैविक पदार्थों की प्रचुरता तथा पोटाश की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, स्थिति, संरचना तथा उपजाऊपन के आधार पर जलोढ़ मिट्टियों को निम्नलिखित उपविभागों में बांटा गया है। 1, नदीय जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टियां नदी घाटियों में मिलती हैं। इनका अधिकतम विस्तार भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है। यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों ने विस्तृत क्षेत्र में तलछट का निक्षेप किया है, जिसके कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये उपजाऊ मिट्टियां हैं और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। 2, तटीय जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के समुद्र तटीय भागों में पाई जाती है। इनका निर्माण मुख्यतया समुद्री लहरों की निक्षेप क्रिया द्वारा किया जाता है। तटीय जलोढ़ मिट्टियां चावल तथा नारियल के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। पूर्वी तट का अधिकांश भाग तथा पश्चिमी तट का उत्तरी भाग खंभात की खाड़ी से मुंबई तक तटीय जलोढ़ मिट्टियों का ही बना हुआ है। 3, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी। भारत की लगभग सभी नदियां नर्मदा तथा ताप्ती को छोड़कर समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है।
दक्षिणी भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां भी डेल्टा बनाती हैं। अतः इन भागों में डेल्टाई मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है। डेल्टाई मिट्टियों में चीका की प्रधानता होती है, जिससे ये जल को काफी देर तक अपने अंदर संजोए रखने में सक्षम होती है। अतः इन मिट्टियों की गणना विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चावल तथा पटसन की कृषि के लिए विश्व विख्यात है। अन्य डेल्टा क्षेत्रों में चावल की कृषि प्रचुर मात्रा में होती है। 4. तराई मिट्टी। यह उत्तर प्रदेश में भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश के लगभग 56,600 वर्ग किमी क्षेत्र में पाई जाती है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है, परंतु इनमें फॉस्फेट की कमी होती है। इन पर ऊंची ऊंची घास तथा घने वन उगते हैं। यहाँ के अधिकांश वनों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। ये मिट्टियाँ गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन तथा सोयाबीन की कृषि के लिए उपयुक्त हैं। नोट: जम्मू कश्मीर की भूसीमा में पुरानी दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसे कई नदियों द्वारा अलग खंडों में विभाजित किया गया है। इसे करेवा कहते हैं। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये भारत की तीसरी महत्वपूर्ण मृदा है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिससे इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान हैं। इनमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना एवं एल्यूमिनियम प्रमुख हैं। इस प्रकार यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है तथा कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के अधिकांश भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में यह मिट्टी सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। मिट्टी के कण टूट टूट कर दरारों में भरने लगते हैं और मिट्टी बारीक हो जाती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की निम्नता पाई जाती है। लाल मिट्टी। ये मिट्टियां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दक्षिण तक पाई जाती हैं। ये भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है, जो कुल मृदाओं के 18.6% भाग में फैली है। ये मिट्टियां आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम भाग के वीरभूमि, बांकुड़ा और मिदनापुर जिलों में, मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों में, दक्षिण पूर्वी नागालैंड में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा और झांसी जिलों में, राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों तथा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में मिलती है। लाल मिट्टियों का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से प्राप्त हुई सामग्री द्वारा हुआ है। इसके लाल रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड है। इन मिट्टियों में लोहा, एल्यूमिनियम तथा चूने की प्रधानता होती है, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होती है। जहाँ कहीं यह मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की बनी है, वहाँ ये काफी उपजाऊ है। लेकिन अन्य जगहों में मिट्टी की तहों में पानी न रुकने के कारण ये प्रायः बंजर रह गई है। इस मिट्टी में अधिकतर बाजरा ही पैदा होता है, किंतु निचले भागों में लाल मिट्टी अधिक गहरी और उपजाऊ होने के कारण कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज आदि के लिए उपयुक्त बन जाती है। इस मृदा में चूने, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हार्म्स व पोटाश की कमी होती है। लैटेराइट तथा लैटेराइटिक मिट्टी। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है।
यह मिट्टियां इंच जैसी लाल रंग की होती हैं। इनका निर्माण मानसून जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। मानसून जलवायु के आर्द्र एवं शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन के कारण चट्टानों में सिलिका की कमी आ जाती है। अतः इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति कम रह जाती है। लोहा के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। कुछ भागों में यह मिट्टी कंकरीली एवं छिद्र युक्त होती है। ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, परंतु इसमें घास एवं झाड़ियां खूब उगती हैं। ये मिट्टी पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम के पर्वतीय क्षेत्रों तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती हैं। ये मिट्टी कृषि के अधिक योग्य तो नहीं रहती, परंतु भवन निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। निम्न भागों के बजाय उच्च भागों में ये मृदाएं अधिक अम्लीय होती है। काजू की खेती हेतु ये मृदाएं उचित मानी जाती है। वन तथा पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टियां पर्वतीय भागों के वनाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय में भी ये मिट्टियां कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। अधिकांश पर्वतीय मिट्टियां टर्शियरी युग की चट्टानों का अपक्षय होने से बनी हैं। इन मिट्टियों में पत्थर, कंकड़ आदि की प्रचुरता होती है। ये मृदाएं अम्लीय होती हैं तथा इसमें ह्यूमस की निम्नता होती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियां। ये मिट्टियां 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में मिलती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होती। ये मिट्टियां राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब तथा दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती हैं। इनमें नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु शीघ्र ही घुल जाते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां पर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियां आदि पैदा की जाती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने ये सिद्ध कर दिया कि जल की उचित व्यवस्था होने पर ये मिट्टियां अच्छी फसल दे सकती हैं। इस नहर के कमान क्षेत्र में फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। लवण तथा क्षारीय मिट्टियां। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में लवण तथा क्षारीय मिट्टियां पाई जाती हैं। इन्हें बाद में रेय, कल्लर, ऊसर, थूर, काल तथा चोपन आदि कई नामों से पुकारा जाता है। नहरों द्वारा सिंचित तथा उच्च भूमिगत जल स्तर वाले इलाकों में केशिकत्व क्रिया द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर आ जाते हैं और मिट्टी को अनुपजाऊ बना देते हैं। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर से प्रभावित है। गुजरात में खंभात की खाड़ी के इर्द गिर्द ज्वार भाटा द्वारा निम्न क्षेत्र पर नमक का जमाव होता है, जिससे ये भूमि बंजर हो गई है। पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियां। पीट मिट्टियां अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थ के जमा होने पर बनती हैं। इनमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और जैव पदार्थ भी 10 से 40% तक होते हैं। दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व अधिक होते हैं। ये मिट्टियां मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है। ओडिशा, तमिलनाडु के तट तथा पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र में भी ये मिट्टियां पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में अधिकांश पीट मिट्टियां जल में डूबी रहती हैं, परंतु वर्षा ऋतु समाप्त होते ही इन पर चावल की फसल बोई जाती है। मृदा अपरदन। भारतीय मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रति वर्ष गिरती जा रही है। इसके अतिरिक्त कई भागों में मिट्टियां कटकर समुद्र में बह जाती हैं।
भारत में भूमि अपरदन की गंभीर समस्या है। भूमि की सतह पर ही वनस्पतिजन्य रासायनिक तत्व एकत्रित रहते हैं, जिनसे पौधों को पोषण मिलता रहता है। एक बार यह ऊपरी सतह नष्ट हो जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहां किसी प्रकार की वनस्पति पैदा होना कठिन हो जाता है। पिछले 60 वर्षों में देश के उपपर्वतीय, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पठारी भाग एवं अधिकांश मैदानी भागों में वनों की अत्यधिक कटाई की जाती रही है। इससे पानी एवं पवन द्वारा मिट्टी के अपरदन की गति निरंतर बढ़ती रही है। वर्तमान समय में भारत में मृदा अपरदन की समस्या काफी गंभीर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की 60% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस मृदा परत के क्षरण के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारण उत्तरदायी हैं। मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र: मध्य भारत में चंबल, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी। इस क्षेत्र में भूमि का बड़ा भाग मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है, जिसमें से अधिकतर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ये भाग अवनालिका अपरदन से बुरी तरह प्रभावित है। इस श्रेणी की मिट्टी काफी हल्की है एवं वनस्पति के आवरण के अभाव में मृदा का अपरदन काफी तीव्र गति से होता है। यहाँ 15 से 20 फीट तक की गहराई के खंड व बीहड़ बन गए हैं। चंबल के खंड, रेविन, इनका प्रमुख उदाहरण है। उत्तर पूर्वी भारत इसे रेंगती मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग की 62% भूमि गंभीर रूप से मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसका कारण वनों की कटाई, झूम एवं सीढ़ीनुमा कृषि तथा भारी वर्षा है। हिमालय एवं शिवालिक क्षेत्र वनों की कटाई एवं कृषि कार्य के विस्तार के 3 कारण असम एवं कुमायूं हिमालय में अपरदन की समस्या बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इस समस्या का कारण अतिचारण है। 4. छोटा नागपुर प्रदेश इस क्षेत्र में मृदा अपरदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वनों की कटाई है। 5. मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के जिले आते हैं, जहां वायु द्वारा अपरदन की क्रिया अधिक प्रभावी है। मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण: पोषक तत्वों का ह्रास, फसल हटाने के क्रम में निक्षालन, भारी वर्षा के कारण अपरदन, उर्वरतायुक्त मिट्टी को सतह का ह्रास, कृषि भूमि का अति उपयोग, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। उर्वरता में वृद्धि के लिए इन कारणों पर नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई व फसलों में आवश्यकतानुसार खाद डालना आवश्यक है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की कमी होती है। कार्बनिक खादों व उर्वरकों को डालकर इस कमी को पूरा किया जाता है। चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि आदि से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन के कारण: मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वर्षा की प्रकृति एवं वितरण: मृदा अपरदन के लिए भारी मात्रा में होने वाली वर्षा उत्तरदायी होती है। मूसलाधार बारिश की स्थिति में जहां धरती को जल सोखने का अवसर नहीं मिलता है, वहीं मृदा में व्यापक रूप से भारी अपरदन होता रहता है। उच्च वेग की हवाएं: मरुस्थलीय, अर्धमरुस्थलीय भागों में चलने वाली उच्च वेग की हवाएं व आंधियां मृदा के अपरदन में एक महत्वपूर्ण कारक हैं। मृदा अपरदन के कारण: 1. तेज मूसलाधार वर्षा। 2. कृषि हेतु वनों की कटाई। 3. झूमिंग कृषि। 4. प्रौद्योगिकी का अभाव। 5. मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्म आंधियां। 6. समोच्च जुताई न करना।
भूमि की ढाल, यदि भूमि की ढाल अधिक होती है तो यह अपरदन को और अधिक प्रोत्साहित करती है। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार पर भी मृदा अपरदन निर्भर करता है। यदि मिट्टी ढीली, ढाली और नम होती है तो उसका अपरदन बहुत आसानी और जल्दी से हो जाता है, और यदि मिट्टी कठोर हो तो अपरदन मंद गति से होता है। भूमि का उपयोग खाली जमीन और चारागाह भूमि पर अपरदन अधिक और सरलता से होता है। कृषि में लगी भूमि इसकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहती है। ढलावदार भूमि पर सही जुताई न होने से अपरदन अधिक होता है। पेड़ पौधे से विहीन भूमि का अपरदन भी बहुत आसानी से होता है। वनों का कटाव, वनस्पति रहित भूमि पर मिट्टी का अपरदन शीघ्रता और सरलता से होता है। वन बाढ़ों की तीव्रता को रोकते हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं हो पाता है, परंतु वनों के काटे जाने के बाद मूसलाधार वर्षा मिट्टी को तीव्रता से बहा कर ले जाती है। झूम कृषि व्यवस्था में वनों की सफाई की जाती है, जो मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है। खनन, आज खनन को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है, लेकिन अपने दूसरे स्वरूप में खनन प्रक्रिया मृदा को विनष्ट कर देने वाली प्रक्रिया है। भूमिगत खनन के लिए मृदा के ऊपरी संस्तर को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, जिससे मृदा का अपना स्वरूप नष्ट हो जाता है। जहां अनियंत्रित रूप से खनन प्रक्रिया सक्रिय है, वहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार की सभी प्रक्रियाएं मृदा को ढीला करके शीघ्रता से अपरदनकारी शक्तियों को सक्रिय बना देती हैं, जिससे मृदा शीघ्र नष्ट हो जाती है। निर्माण कार्य, सड़क, रेलमार्ग, बांध, भवन इत्यादि निर्माण कार्य तथा तेल, गैस व जल पाइपलाइन बिछाने के लिए किए गए खुदाई के कार्य मृदा अपरदन की दर को बढ़ा देते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण ईंट भट्ठा उद्योग है, क्योंकि इसके द्वारा बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई एवं विनाश जारी है। मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन प्रमुख रूप से जल व वायु द्वारा होता है। यदि जल व वायु का वेग तीव्र होगा तो अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। विभिन्न प्रकार के मृदा अपरदन का विवरण निम्नानुसार है। सामान्य अथवा भूगर्भिक अपरदन ये क्रमिक व दीर्घ प्रक्रिया है। इसमें जहां एक तरफ मृदा की ऊपरी परत अथवा आवरण का ह्रास होता है, वहीं नवीन मृदा का भी निर्माण होता है। ये बिना किसी हानि के होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। तीव्र अपरदन, इसमें मृदा का अपरदन निर्माण की तुलना में अत्यंत तीव्र गति से होता है। मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय तथा तीव्र वर्षा वाले भागों में मृदा का तीव्र अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन, इस तरह का अपरदन प्रायः ढलावदार भूमि पर अधिक होता है। इस प्रकार के मृदा अपरदन में जल के वेग के कारण भूमि में गहरी नालियां अथवा गड्ढे बन जाते हैं तथा जगह जगह पर मिट्टी के कट जाने से जमीन ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। अवनालिका अपरदन द्वारा चंबल क्षेत्र में खंडों, रेविनों का निर्माण हुआ है। भूमि अपक्षरण के परिणाम। विभिन्न प्रकार से होने वाले भूमि अपक्षरण के संयुक्त प्रभावों का राष्ट्रीय योजना समिति 1948 ने निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण दिया है। भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, जलधाराओं में गाद जमा होना, निर्मित बांधों की घटती आयु, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव जिससे कुओं तथा नालों की सतह नीची हो जाती है और सिंचाई में कठिनाई होती है, उर्वरता में कमी, नदियों की तह में बालू का जम जाना जिससे नदी की धारा में परिवर्तन होता रहता है और नहरों तथा बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से कृषि का उत्पादन कम होता जाता है,
गड्ढों से होने वाले भूमि क्षरण तथा नदियों के किनारे के भूमि क्षरण में खेती योग्य भूमि में कमी पड़ने लगती है। मृदा अपरदन रोकने हेतु भारत सरकार के प्रयास। भारत में मृदा संरक्षण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र तत्पर प्रयास नियोजन, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल ग्रिड, शुष्क मेखला कृषि, सामाजिक वानिकी, जल क्षेत्र प्रबंधन जैसे कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि को संरक्षित करने में सफलता मिली है, परंतु अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता शेष है। मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। दामोदर घाटी निगम, हजारीबाग, झारखंड स्थित मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र मृदा जल संरक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। नदी घाटी परियोजनाओं, बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण मैक्रो मैनेजमेंट के अंतर्गत समाहित नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों आईवीपी और एफपीआर के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम को माइक्रो मैनेजमेंट मोड में मिला दिया गया है। इसका क्रियान्वयन 27 राज्यों में फैले हुए 53 स्रवण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा पंधारा प्रबंधन के बहुआयामी समेकित दृष्टिकोण को अपनाकर भू अपरदन को रोकना, पंधाराओं में भू क्षमता तथा आर्द्रता की स्थिति में सुधार करना, भू क्षमता के अनुरूप भूमि में उपयोग को प्रोत्साहन देना, बहुप्रयोजन जलाशयों में लवणता को कम करने के लिए स्रवण क्षेत्रों में मृदा हानि की रोकथाम करना तथा बाढ़ प्रबलता एवं अपवाह की मात्रा को कम करने के लिए स्रवण क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा सतही वर्षा जल भंडारण में वृद्धि करना। झूम खेती वाले क्षेत्रों में पंधारा विकास परियोजना का कार्यक्रम। झूम खेती वाले क्षेत्रों में पंधारा विकास परियोजना को वर्ष 1994-95 से 8वीं योजना के दौरान 7 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में शुरू किया गया था, जिसमें राज्य प्लान के लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य हैं पंधारा आधार पर विभिन्न मृदा तथा जल संरक्षण उपायों के माध्यम से झूम क्षेत्रों की पहाड़ी ढलानों की रक्षा करना तथा अधिक भूमि अपरदन को कम करना, विकसित भूमि तथा उन्नत फसल पैकेज उपलब्ध करवाकर झूमिया परिवार के पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करना, घरेलू भूमि आधारित गतिविधियों के जरिए झूमिया परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा क्षमता व उन्नयन प्रौद्योगिकी के अनुसार उपयुक्त भूमि प्रयोग की शुरुआत द्वारा झूम खेती के दुष्प्रभावों को कम करना। झूम खेती के क्षेत्रों में पंधारा विकास परियोजना के क्रियान्वयन के तहत मृदा एवं जल संरक्षण के साथ साथ पशुधन विकास और घरेलू उत्पादन जैसे घटक शामिल हैं तथा महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। क्षारीय मृदा के सुधार संबंधी केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम वृहद प्रबंधन के अंतर्गत समाहित इस योजना को वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था। क्षारीय मृदा के सुधार संबंधी केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षारीय मृदा की उत्पादकता स्तर में सुधार करना है ताकि उससे अनुकूलतम फसल उत्पादित हो सके। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं सुनिश्चित जल सिंचाई व्यवस्था, खेतों पर विकास कार्यक्रम जैसे कि उनको समतल बनाना, मेड़ लगाना, बांध बनाना, सामुदायिक जल निकासी व्यवस्था, मृदा सुधारों का अनुप्रयोग, जैविक खाद आदि। मृदा संरक्षण के सामान्य उपाय।
मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ सामान्य उपाय इस प्रकार हैं। पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि में और नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखा जाए। कम पानी वाले क्षेत्रों में ढालू भागों की ओर बक्सेनुमा गड्ढे बनाकर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जोते हुए क्षेत्रों के रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए फसलों का हेर फेर और भूमि कुछ समय के लिए परती तथा खुली रखना वांछनीय है। खेतों की मेड़ एवं ढालू भूमि की ओर समोच्च बंध बनाते समय उस ओर जल प्राप्ति के अनुसार वृक्ष या झाड़ियों की कतार लगाई जानी चाहिए। बहते हुए जल का वेग रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर सीढ़ीदार खेती और मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाना आवश्यक है, जिससे जल का बहना रुककर उपजाऊ मिट्टी वहीं पड़ी रहे। बहते हुए जल की मात्रा और भारीपन में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ियों के ढाल पर अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल का संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाबों को बनवाना आवश्यक है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल रोक कर रखने के लिए विशाल जलाशय अर्थात जल संभरण तैयार कराए जाएं एवं चेक डैम्स बनाए जाएं। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे मेड़ बांध बनवाए जाएं जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांटकर जल का वेग कम कर दें। इससे उस भूमि की उपजाऊ मिट्टी बह जाने से रुक जाएगी। ऐसे सभी क्षेत्रों की सीमा पर उपलब्ध भूमि की नमी से वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जो मिट्टी जल द्वारा कट गई है उसे रोकने के लिए ढाल की ओर आड़ी खाया बनाई जाएं। देश के सभी भागों में गांव, कस्बों, नहरों के बाहर पशुओं के चराने के लिए निश्चित भूमि में चारागाहों का विकास किया जाए, उन्हें अन्य क्षेत्रों में भटकने से रोका जाए। कृषि भूमि को खाली एवं खुला हुआ कम से कम छोड़ना। भूमि को वनस्पतियों, पुआल आदि के आवरण से ढककर रखा जाए ताकि मृदा में नमी की मात्रा बनी रहे। जल द्वारा होने वाले मिट्टी के क्षरण को रोकने हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। भूमि को जोतने के बाद उसे वनस्पति से ढककर तेज बूंदों के आघात से बचाया जा सकता है। भूमि पर ही पड़ी रहने वाली वनस्पति को स्वतः सड़ने दिया जाए, जिससे भूमि की जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होकर मिट्टी का कटाव रुक सकेगा। खेतों में लगातार पौधे या दालें बोने से भी मिट्टी का कटाव रुकेगा। वायु द्वारा किए जाने वाले क्षरण को रोकने के लिए निम्न सुझाव अपेक्षित हैं। उन खादों अथवा रसायनों एवं मल का प्रयोग किया जाए जिनसे भूमि की जल ग्रहण की शक्ति बढ़ती है और भूमि चिपचिपी हो जाती है, जिससे बोए और बिना बोए खेतों को बारी बारी से काम में लाया जाए। बोए हुए खेतों की ढीली बुरबुरी मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाई जाए, दूसरे खेत में एकत्रित हो जाए और मिट्टी का नष्ट होना रुक जाए। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए 1.5 से 2 मीटर ऊंची लोहे की चादरें अथवा कतार में पेड़, वनस्पति, वायु चलने की दिशा के लंबवत लगाए जाएं।